हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कशन करना है डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज मेनली हम दो तरह की पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कोई खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में अक्सर यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड्स में भी और कंपटीशन में भी। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। स्पेशली कंपटीशन में यहाँ से सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे आप लोग सब जानते हो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है पर हमें दिखती नहीं है ना। लगभग अगर बात करें तो 21% के आसपास ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दिखती थोड़ी ना है। तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है ना, कलरलेस गैस है। साथ में ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन की कोई स्मेल आती हो हमें, तो ऑडियोलेस है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं होता इसका, कोई कलर नहीं होता, साथ में टेस्टलेस भी है ना। ऐसा कोई थोड़ी ना कि आपको कोई टेस्ट आता हो इसमें, ठीक है। तो ये चीज आप जानते थे। सेकंड में बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है, पर जितनी होती है उतनी सफिशिएंट होती है एक्वाटिक लाइफ के लिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो। अगर आप 100 ml वाटर लो तो उसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3.08 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, केवल इतना डिसॉल्व हो सकता है। कब? 293 केल्विन टेम्परेचर पर। आप जानते हो टेम्परेचर बदलने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बदलने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, टेम्परेचर घटाने पर बढ़ती है। सॉल्यूशन में हमने टॉपिक डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी के बारे में, है ना। खैर, तो 293 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ml अगर मेरे पास वाटर है तो उसमें ऑलमोस्ट 3 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, विच इज सफिशिएंट फॉर एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, आपको पता है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को हम एक्वाटिक लाइफ जो होती है, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, उसको लेते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये की हम लोगों ने, ठीक है। तीसरी बात कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के नेचर में मेनली 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, 8O16, एक पाया जाता है 8O17 और एक पाया जाता है 8O18। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं 8O18 की, तो ये रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर है, मेनली 8O16 की फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे नेचर में। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो हम कह सकते हैं, एक और बात कर सकते हैं जो हमने पहले भी की है, कि ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। देखो इसको समझते कैसे हम लोग, इसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको पता है जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 7 होता है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स किस तरह भरे जाते हैं, है ना। उनके लिए इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो ये तो सब में कॉमन होता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे सिग्मा 2p Z में। समझते हैं आप इस बात को। फिर उसके बाद पाई 2p x में, उसके बाद पाई 2p y में, उसके बाद पाई स्टार 2p x में, और इसके बाद पाई 2p स्टार y में, पाई स्टार 2p y में, और लास्ट में भरे जाते हैं सिग्मा स्टार 2p Z। यानी कि अगर मैं लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मेरे पास ये जो 3p ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह के, है ना। इनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा कि इनमें सबसे नीचे होंगे कौन से ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल एक्चुअली सिग्मा 2p Z, है ना। ऊपर कौन सा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास पाई 2p x और पाई 2p y, दो ही आएंगे सर, पाई 2p x और पाई 2p y। ये कौन सा है? सिग्मा 2p Z। फर्दर मेरे पास पाई स्टार के 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और लास्ट में कौन आ जाता है मेरे पास सिग्मा स्टार 2p Z। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी तो देख लेना एक बार, सिग्मा स्टार 2p Z, और ये है मेरे पास पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। क्लियर है? ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये उनके लिए है जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा होता है। अगर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल्स टू 7 होता है तो ऑर्डर में क्या आता है, पहले आ जाते हैं पाई 2p x और पाई 2p y, और ऊपर चला जाता है सिग्मा 2p Z, मतलब एक चेंज होता है। इसका रीजन sp मिक्सिंग होता है। खैर वो बात हमें नहीं करनी।
ऊपर चला जाता है ये वाला ऑर्बिटल और ये दोनों ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। कब? जब ये लेस देन इक्वल टू 7 हो, यानी कि ये वाला ऑर्डर चेंज हो जाता है और इतना सा कि ये पहले आ जाएगा और ये एनर्जी ऑर्डर में ऊपर चला जाएगा। तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। पता है इसमें एक कंसेप्ट लगाते हैं बच्चे, ये कंसेप्ट बताया भी जाता है उनको कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 16 से ज्यादा हो उनके लिए ये ऑर्डर, या 14 से ज्यादा हो 14 से ज्यादा उनके लिए ये ऑर्डर, जिनमें 14 से कम हो उनके लिए ऑर्डर। आप इसको एटॉमिक नंबर से याद करें तो ज्यादा सही है ना, एटॉमिक नंबर से आप इसको याद रखें तो ज्यादा सही है। तो ये चेंज होता है केवल ऑर्डर में। अब ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक घट जाएंगे, उसके बाद 8 बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 9 10, फिर 11 12 13 और फिर उसके बाद 14 और 2 बच गए यहां पे 15 16। तो अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 में देखने में ऐसा लगता है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो नेचर में डायामैग्नेटिक होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। बट हम जब इसका MOT वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें साफ साफ पता लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना, इसके स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और ये नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इसको 2 या 3 बार आपको बता चुका हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, कि O2 नेचर में कैसा होता है, या उसका रीजन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपको MOT के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन कर दिया। चल, तो ये तो बात थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं और हम डिस्कशन करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले तो वो बातें जो आप बचपन से करते आ रहे हो, क्या बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो शायद आप सब लोग जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ना, लगभग सबके साथ, कुछ एलिमेंट को छोड़ दो, लगभग सबके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। मान लो मैंने सारे एलिमेंट्स को लिखा, M को एलिमेंट है, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन उसके साथ और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, या उस एलिमेंट का ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल है तो मेटल ऑक्साइड। हाँ, ये मेटल के साथ भी करता है फ्रीक्वेंटली, नॉन मेटल के साथ भी करता है। हम मेटल को M से लिख देते हैं, नॉन मेटल को Z से लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा, मेनली अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टाइम ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब फिजिबल होता है भाई, इसका डेल्टा H कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब फिजिबल रिएक्शन होता है ना। अल्दो ये रिएक्शन कभी कभी आपको कराने के लिए इनिशिएशन देना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, मतलब फिजिबल प्रोसेस समझते हो ना, वो होते हैं जो या तो खुद से हो जाए या फिर आप थोड़ा सा उसको इनिशिएशन दें, थोड़ी सी शुरुआत कराएं उसकी और वो फिर अपने आप से होने लगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो ऐसा ही होता है इनका ऑक्साइड फॉर्मेशन का रिएक्शन। समझाता हूं मैं इसको, समझाता हूं क्या कह रहा हूं, पहले तो समझो कि ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड। रिएक्शन जनरली कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, ठीक है, समझा। जैसे इसने रिएक्ट किया विद 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 जिंक, है ना, और विद कैल्शियम और विद मैग्नीशियम, किसी के साथ भी, ठीक है, कैल्शियम के साथ करा दिया ऑक्सीजन का रिएक्शन, क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन फिजिबल है। जैसे मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड ले लो, CH4 का कंबशन करा दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया प्लस H2, साथ में यहां कुछ एनर्जी निकलेगी, यहां भी और यहां भी, तो एक्सोथर्मिक भी है। बट ना इन रिएक्शन को कभी कभी करने के लिए आपको थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़ता है, मतलब आपको थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन खुद से होंगी। क्यों देना पड़ता है इनिशिएशन? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो अच्छी खासी होती है, ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी अच्छी खासी होती है ना, ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है, बट शुरू में रिएक्ट करने से कतरा आएगा क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी अच्छी खासी है। तो इनिशिएट करना पड़ेगा आपको इस रिएक्शन को O2 को तोड़ने के लिए। क्लियर हो रही है बात मेरी? या इसको इतनी बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी, उसके बाद रिएक्शन आराम से होगा। जैसे आप कोयला जलाते हो, है ना, कोयला मतलब कार्बन,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जलाने का मतलब तो यही होता है ना, जब आप किसी चीज को कंबशन कर रहे हैं मतलब आप उसको जला रहे हैं, मतलब आप उसकी रिएक्शन केमिकली ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो जब कोयले को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सर। क्या रिएक्शन अपने आप हो जाती है कि कोयला अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और जलने लगता है ना। आपको थोड़ा सा आग लगाना पड़ेगा, इनिशिएशन देना पड़ेगा, थोड़ा हीट देना पड़ेगा, हाँ उसके बाद आपको ये एनर्जी देगा, क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको कराने के लिए इनिशिएशन तो देना ही पड़ता है, साथ में कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं HCl का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहां पर मेरे को Cu2O2 लेना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, है ना। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कुल मिला के कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं लगभग सबके साथ और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में जुड़ता है ना, या रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाता है। क्लियर होती है बात मेरी। जैसे SO2 एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, O2 क्या बनाएगा, SO3 गैस बनाएगा। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन ये शो करता है ना। अब बात करते हैं इसके ऑक्साइड्स के बारे में। बड़े यहां से कुछ नहीं पूछा जाता, जो भी मैंने आपको बताया। हाँ, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनिशिएशन क्यों देना पड़ता है, तो लिखा ना कि भैया बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, है ना। और तो कुछ पूछने का है नहीं यहां से। अच्छा, जो पूछने का है वो अब आएगा। सब आपने पता लगा कि डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, लगभग सबके साथ बनाता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जिनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर के साथ बहुत धीमा रिएक्शन होता है इसका, गोल्ड के साथ होता ही नहीं है, ठीक है, लगभग होता ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। खैर, हमें बात करनी थी इनके ऑक्साइड्स के बारे में। क्या फॉर्म कर रहा है, अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। तो हम इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन के और जो एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको आप मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। 4 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी, समझना ध्यान से। एक एसिडिक ऑक्साइड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल सर। एक होगा बेसिक ऑक्साइड, है ना। एक होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होगा न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसा न्यूट्रल और एम्फोटेरिक तो एक ही बात होती है? नहीं, कई लोग समझते हैं कि न्यूट्रल एम्फोटेरिक एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो इनके 4 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं कुल मिला के, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। जानते हो इतना? एसिडिक ऑक्साइड बोलो तो जरा किसको बोलते हैं? जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, अभी जनरल बातें चल रही हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो जनरली नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक, है ना। एग्जांपल देखना चाहते हो, एग्जांपल देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, NO2, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सबके सब कैसे ऑक्साइड है? एसिडिक। कैसे डिसाइड किया है एसिडिक ऑक्साइड है? आप जब इनको किसी एसिड में डालेंगे, जब वाटर में डालेंगे ना आप इनको, तो ये एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CO2 को आपने वाटर में डाला तो ये क्या बनाएगा? H2CO3। तो इस ऑक्साइड को हम क्या कह रहे हैं? एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि जब कोई ऑक्साइड वाटर में जाके एसिड बना तो एसिडिक, बेस बनाता तो बेसिक। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा समझो, बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेना चाहते हो, एग्जांपल देख लो। Na2O, CaO, है ना। मैं बात कर सकता हूं किसकी? MgO, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल, CuO, ये सब कैसे ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली मेटलॉइड्स बनाते हैं, है ना। मतलब वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाया करती है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टीज लाया, दोज एलिमेंट देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि जनरली कौन बनाएगा? मेटलॉइड्स बनाएंगे बेटा। जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन बनाएंगे? नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स बनाएंगे। जैसे Ge2O3, जर्मेनियम का ऑक्साइड जो होता है, ठीक है। सिलिकॉन के ऑक्साइड जो होता है। अच्छा ठीक है, समझ रहा मेरी बात को ध्यान से। यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी ऐसे होते हैं, एवं कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स भी ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर। एग्जांपल के लिए मैं बात कर लूं Al2O3। बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
मतलब पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? जो एसिड के साथ रिएक्शन करे तो सोल्ट और वाटर बनाए, और बेस के साथ रिएक्शन करे तो सोल्ट और वाटर बनाए। समझो Al2O3 का रिएक्शन में किसी एसिड के साथ कर रहा हूं, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम का सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। इसी Al2O3 का रिएक्शन में किसी बेस के साथ कर रहा हूं तो भी क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अब सुनो, एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा सोल्ट और वाटर बना रहा, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा तो सोल्ट और वाटर बना रहा, मतलब बेस के सामने ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा और एसिड के सामने ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा। ठीक है, मतलब दोगला है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोगला है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं जिंक का ऑक्साइड होगा जो, वो भी एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ठीक है, अच्छा फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। एक्चुअली में न्यूट्रल ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। कौन से ऑक्साइड होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। कौन से सर? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तो एसिडिक होते हैं नेचर में। हाँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, बट कौन से? जिनमें नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ना, जिनमें नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम। नहीं आई बात समझ में? समझाएंगे, एग्जांपल देंगे, समझाएंगे, एग्जांपल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल ये भी अभी तो हम वैसे कुछ एग्जांपल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो यार ये न्यूट्रल होता है, नया एसिडिक फॉर्म करता है, नया। जैसे आपने एक नाम सुना होगा H2O का, सुना है ना? हाँ सर बिल्कुल सुना है, पानी। पानी सर, पानी। H2O भी कैसा ऑक्साइड होता है? न्यूट्रल, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं N2O की, हम बात कर सकते हैं NO की। ये सारे कैसे ऑक्साइड्स हैं, है ना? ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना। NO की हम बात कर सकते हैं, मतलब फिर से सुनो, वो ऑक्साइड्स जिनमें नॉन मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। ऐसे ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। चलो ये तो अब एक जनरल बात थी, ठीक है, जो हमने कर दी, ये लिखी रहने देते हैं, काम आएगी आगे, है ना। फर्दर में इसका रिवीजन कर दूं एक बार फिर से। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, एम्फोटेरिक मेटलोइड के ऑक्साइड होंगे जनरली, बट कुछ ऑक्साइड ऐसे जो मेटल के हैं बट एसिडिक, बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक भी होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल जो नॉन मेटेलिक होंगे। क्या आप न्यूट्रल और एम्फोटेरिक के बीच का मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे भाई, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के सामने बेस, बेस के सामने एसिड। न्यूट्रल मतलब जो रिएक्ट ना करे दोनों से, ना एसिड से रिएक्शन करेगा ना बेस से रिएक्शन करेगा, अपनी जिंदगी में मस्त है। ठीक है, मतलब ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट वाटर बनाएगा, ना बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट वाटर बनाएगा। तो नेचर में कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, चलो फर्दर हम आगे चले। उससे पहले मैं तुम्हें एक तो बातें लिखवा देता हूं, उन बातों पर गौर फरमाना है। ठीक है, इसको समझेंगे अभी। ये जो मैंने यहां लिखा ना, इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको समझेंगे। पहले मैं आपको एक दो बातें लिखवा दूं। क्या? एज ऑक्सीडेशन नंबर increases of non metal, एक्चुअली ये बात ना सबके लिए लगती है, बट मैं नॉन मेटल के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, सब पे लागू होगी ये बात। एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ऑफ नॉन मेटल, देन देयर एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। सर समझा नहीं ना बात को? देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ कंपाउंड यहां लिखूं Cl2, मैं लिखूं ClO, मैं लिखूं Cl2O3, मैं लिखूं Cl3O4, है ना, और एक हम Cl3O7 की बात कर सकते हैं, Cl2O7 की, Cl2O3, Cl2O7 इनकी बात की। आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है एक बार जेईई में, आपसे पूछा कि इनको, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, या आप तो ऑर्डर में जमा दीजिए इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो सबके सब क्लोरीन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। अब इन सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। अरे 2x - 2 = 0, तो +1 आ जाएगा इसका। इसमें +2 होगा क्लोरीन का, सही है। इसमें मैं बात करूं तो 6 + 3 होगा क्लोरीन का, और इसमें कितना होगा? +7। जब हम 17 ग्रुप को डिस्कस करेंगे ना क्लोरीन को, तभी ऑक्साइड्स वापस से आएंगे, और वहां पर वापस मैं ये सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से।
आपसे पूछा कि ये 4 ऑक्साइड हैं, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन है, सबसे कम एसिडिक ऑक्साइड कौन है। तो अभी मैंने लिखा ऊपर कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा नॉन मेटल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर है, क्लोरीन का +7 यहां पर, सबसे कम यहां पर है, ठीक है। तो ये तो कैसा है नेचर में, एसिडिक, ये भी कैसा है नेचर में, एसिडिक। ये दोनों ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं, एसिडिक। जबकि मैं बात करूं इन दोनों ऑक्साइड्स की, तो ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं नेचर में, न्यूट्रल। और यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि जनरली तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, बिल्कुल। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। लेकिन वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिनमें नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम है, वो नेचर में कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, नेचर में कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, ClO Cl2O3 Cl3O7 का हो गया, Cl2O7 का। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं नॉन मेटल्स के लिए CO और CO2 का। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, यहां पर कितना है, +2। इसको देखो जरा मैंने कहा लिखा है, न्यूट्रल में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कहा लिखा है मैंने, एसिडिक। क्या क्लियर होती है मेरी बात, यहां तक क्लियर होती है यहां तक बात कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। रेली सॉरी शायद मैं डिक्रीज बोल गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। और ये बात केवल नॉन मेटल्स पर नहीं लगती, ये बात मेटल्स पर भी लगती है। एक लाइन हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। एक लाइन हम लिख रहे हैं, छाप लेना अपनी कॉपी में, है ना। नहीं छापा हो तो, अगर रह गया हो तो वीडियो को पीछे लेके जाओ और पीछे लेके जाओ लो। अगला देखो, नेक्स्ट सम मेटेलिक ऑक्साइड्स, ध्यान से। अच्छा, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। सम मेटेलिक ऑक्साइड्स in their highest oxidation state are acidic in nature। अरे बाबा, acidic in nature जनरली कैसे होते हैं, बेसिक। कई बार जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होता है, जिनमें मेटल एटम का, वो तो नेचर में एसिडिक हो जाते हैं। नहीं ये बात समझ में, एक एग्जांपल से समझते हैं। MnO, Mn2O3 और Mn2O7 +7 में है यहाँ पे। ये 3 ऑक्साइड हैं मैंगनीज की, MnO, Mn2O3 और Mn2O7, ठीक है। आपसे ये पूछा कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है या सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। सुनो, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 +3, ठीक है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। मैं आपको बताऊं, Mn2O7 नेचर में एसिडिक होता है, Mn2O3 नेचर में एम्फोटेरिक होता है, और MnO नेचर में न्यूट्रल होता है। लो, हाँ एक्चुअली न्यूट्रल नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, नेचर में बेसिक होता है। बेसिक तो होती है ना, जरा देखो यहाँ पे, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, ये बेसिक है, ये इस जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बट जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ भी बढ़ा। और अगर कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना कोई मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो नेचर में 100% कैसा होगा, एसिडिक होगा। जैसे एग्जांपल दें, Cr2O3 और Cr2O3 +6 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, और एक है CrO3। आपसे ये पूछा गया कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है या कम बेसिक या ज्यादा बेसिक कौन है। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 +3, सही है। और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना है, +6, है ना। Cr2O7 लिखा होगा यहाँ पे जनरली, Cr2O7, ये सवाल था वो, Cr2O7। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना है, +7, यहाँ कितना है, +3। तो ये तो नेचर में बेसिक होता है, जैसा कि जनरल मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ही तो होते हैं नेचर में, ये नेचर में कैसा हो जाता है, एसिडिक, Cr2O7।
और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। आपको इतना सा याद रखना है क्या कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। और जब भी जो यहाँ डिस्कस की जा सकती है कोई क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास 3 ऑक्साइड है, एक है KO2, ठीक है, एक मेरे पास है K2O और एक मेरे पास है K2O3। आपसे पूछा कि इन तीनों में से कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाएं और आंसर देखें, है ना, किन तीनों में सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, पहले अपना दिमाग लगाना। चलिए क्या होगा आप लोगों ने, आई होप कि आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि कैसे आप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करेंगे। मतलब आप थोड़ा एसिडिक और बेसिक नेचर से बाहर निकले भाई, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें। तो बेटा इनकी स्टेबिलिटी को भी हम किसके बेसिस पर कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एमोटी। आपको पता है यहां पर पोटेशियम तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पे -2 में है, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो O2- की फॉर्म में है ना, तो इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जानते हो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन, है ना। एक ऑक्सीजन बनाती है क्या, इसको पहले रफ करते हैं, ये काम का नहीं है अपने। एक तो ऑक्सीजन बनाती है O2-, जिसको आप सुपर ऑक्साइड कहते हो, शुरू से लिखते हैं O2-, ये क्या है आपका कॉमन ऑक्साइड, जिससे आप भली भांति परिचित हैं ना, अच्छी तरह जानते हो इसको आप। एक होता है O2-, है ना, इसको आप क्या कहते हो, सुपर ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर ऑक्साइड। और एक जो होता है O2-2-, इसको आप बोलते हो परोक्साइड, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। इसको भी आप लोग जानते ही हैं, इसको भी और इसको भी जानते ही हैं, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परोक्साइड, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सर ये ज्यादा स्टेबल, कि ये ज्यादा स्टेबल, कि ये ज्यादा स्टेबल। तो बेटा आपको एमओटी बताएगा ये, आपको इन तीनों का एमओटी के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। निकाल सकते हो, अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, जैसे मैं आपको इसका निकाल के दिखाता हूं सुपर ऑक्साइड का, है ना। आपको पता है 7 से ज्यादा है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, σ2pz में, उसके बाद जाएंगे किसमें, पाई में, है ना, π2px और π2py में, फिर π*2px और फिर उसके बाद किसमें जाएंगे, सिग्मा में, ठीक है। तो O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन में हो गए 16 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है तो 17। अब 8 इलेक्ट्रॉन आपको पता है आप भर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपनों, अरे 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग 2*2s तक भर चुके हो, है ना, σ*2s तक भर चुके हो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, 8 आपने भर दिए, 9 बचे, तो 2 इसमें आ गए, 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। अच्छा ये कौन से ऑर्बिटल है बॉन्डिंग, σ2pz, ये π2px और π2py, है ना, और ये कौन सा है, π*2px और π*2py। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, कैसे करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, है ना, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने सर 3, तो 6 - 3 तो कितना आ गया, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1.5। तो सुपर ऑक्साइड में जो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1.5। अच्छा परोक्साइड में निकालते हैं, तो जरा परोक्साइड है O2-2- यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, समझ में आती है मेरी बात। अगर यहां आया तो एंटी बॉन्डिंग में आया, तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला, हाफ इंटू 6 - 4 तो कितना आ गया, 1/2 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया परोक्साइड के केस में, सर 1 आया। जबकि आप ऑक्साइड्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा। अच्छा यहां एक मिसकंसेप्ट हो, यहां पे आपको O2- को नहीं देखना। कई बच्चे क्या करते हैं, O में 8 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो 10 हो गए ना, O2- मतलब O2, हाँ बिल्कुल सही है, आपको इसको O2 की तरह ट्रीट करना है। अरे
O2 माइनस मतलब ये ऑक्सीजन से बना है, कॉमन ऑक्सीजन से बना है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने लेते हैं 16। ऑक्साइड आयन जो होता है ना उसका पेरेंट तो O2 होता है बेटा, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन मानते हैं इसमें, तो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अब आपको, तो 8 भर दिए, 9 10 11 12 13 14 और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, कितने इलेक्ट्रॉन आए एंटी बॉन्डिंग में 2, तो क्या कैसे निकलेगा इसका, यहां से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बॉन्डिंग में कितने 6 माइनस 2, तो हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, तो यहां जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ऑक्साइड्स का वो कितना आएगा 2। बहुत सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, है ना, उसके बाद स्टेबल होगा सुपर ऑक्साइड और सबसे कम स्टेबल कौन होगा परऑक्साइड। मतलब कहना ये चाहता हूं कि जितना ज्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर आए उतना ज्यादा क्या होगा उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा या उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। चलिए तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट ओजोन, है ना, अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको ऑक्साइड्स के एसिडिक बेसिक नेचर कंपेयर करवाए जा सकते हैं और साथ में इस तरह की स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।